Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, good morning. Welcome to Romeo Study Zone, and today we are now going to start with our next chapter of inorganic chemistry, that is metallurgy. ये अपने 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उसकी आप काउंटिंग कर लेना। अगर आप 11th के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं तो वो आपकी बातें हैं, लेकिन हम 12th का 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ द मेटल, जिसको हम कॉमनली किस नाम से बुलाते हैं, मेटलर्जी से बुलाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। वैसे इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन स्टिल आपको अपने करिकुलम के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर ये चैप्टर है, तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हमें जानने ज़रूरी होते हैं इस चैप्टर के लिए। तो पहली चीज़ आती है कि भाई आपके पास एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है मिनरल्स। इसका नाम तो शायद आपने सुना होगा। बेसिकली मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं और उस मिनरल्स के अंदर एक या एक से अधिक क्या होती हैं, मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। ये तो आप इनिशियल क्लासेस से ही, मतलब स्टार्टिंग से 6, 7, 8 से ही स्टार्ट पढ़ते आ रहे होंगे। इसी साइंस सब्जेक्ट में भी नहीं, आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस होता है उसके अंदर, आपका जो सोशल स्टडीज़ होता है वहाँ पे भी आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। ठीक है, सुना है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुना तो और बढ़िया बात है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, and contains one or more metals, इनके अंदर क्या पाई जाती है, एक से अधिक क्या पाई जाती है, मेटल्स पाई जाती हैं। वही क्या कहलाते हैं, आपके मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल से रिलेटेड एक टर्म आपने शायद सुना होगा जिसका नाम होता है ओर। तो इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, किसके बीच में? मिनरल और दूसरा कौन सा आपका और पार्टिकल आपने सुना होगा। कई बार और का नाम भी बहुत जगह आपको देखने को मिलता है। तो हम सिमिलर है, वैसे तो दोनों के बीच में बहुत से लोग इसको इक्वल मान के चलते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर भाई हम अर्थ क्रस्ट से किसी भी पदार्थ को बाहर निकाल रहे हैं, किसी भी मैटर को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तभी तो हम इतनी मेहनत करेंगे। क्यों हम इतने पैसे खर्च करें? तो जाहिर सी बात है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप कार्य कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, उसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि बेवजह हम अर्थ क्रस्ट को डिग करें और उसके बाद माइनिंग करने के बाद में हमें कुछ ना मिले, तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो इसीलिए हम और उसको थोड़ा सा डिफरेंस इसके बीच में होता है। बेसिकली ये क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं? ये होते तो क्या हैं, मिनरल्स ही होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। फ्रॉम विच मेटल कैन एक्सट्रैक्ट conveniently and economically। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिकली हमारे लिए क्या होना चाहिए, वो बेनिफिशियल होना चाहिए, मतलब प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है तो हमारा उसके पीछे कार्य करने का या फिर जो भी मेहनत कर रहे हैं हम, उसका कोई भी हमें फल नहीं मिल सकता। ठीक है, हर चीज़ जो हर और होती है वो मिनरल नहीं हो सकती, लेकिन हर टाइप के क्या होते हैं, मतलब जितनी भी और्स होती हैं वो मिनरल हो सकते हैं, लेकिन हर मिनरल और नहीं हो सकता। इस चीज़ का सिंपल यही मतलब है। तो आपको यहाँ पे एक नोट लिखना पड़ेगा कि ऑल और्स आर मिनरल बट all minerals are not or
नॉट और, लेकिन सभी क्या नहीं होते, मिनरल्स और नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कहीं ना कहीं आपको ये कई बुक के अंदर डायरेक्टली लिखा होता है, तो यही इस चीज़ का मीनिंग है। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है भाई हमें मिनरल से नहीं किससे मिलना है, और से। तो ये ओर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आवर नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ओर्स। ये और कितने टाइप के होते हैं, क्या चीज़, ये और कितने टाइप के होते हैं। जनरली जितने भी अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल मिलते हैं, जितने भी हमारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, फ्री स्टेट के अंदर कोई नहीं मिलता। जैसे मान के चलो मेरे पास है Fe2O3, यहाँ पे इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर देखो आयरन है, आयरन इसके अंदर है, तो आयरन मेरे को बाहर निकालना है, लेकिन आयरन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड के साथ। तो ये कौन सी फॉर्म है, ऑक्साइड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया FeCO3, ये कार्बोनेट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, कार्बोनेट फॉर्म। अगर मैंने बोल दिया आपको Fe बोल दिया, S बोल दिया, ये कौन सी, सल्फाइड फॉर्म है, सल्फाइड फॉर्म। तो जिसके साथ मेटल जुड़ा होता है वो इसी का ही क्या बन जाता है, और बन जाता है। क्या बन जाता है, और बन जाता है। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो ये डिफरेंसेस होते हैं किसके बीच में, ये डिफरेंसेस होते हैं मिनरल्स और के बीच में। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक चीज़ लिख सकता हूँ कि ऑल द रिएक्टिव मेटल्स, ऑल द रिएक्टिव मेटल्स are present in combined state in earth crust, तो जब हम अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं तब हमारे पास बहुत से प्रोसेस होते हैं, लेकिन स्टिल अर्थ क्रस्ट के अंदर जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो और की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं और के, उन टाइप्स को मैं यहाँ पे लिस्टेड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको कॉपी कीजिए थोड़ा सा, ताकि मैं आपको लिस्टिंग करा सकूँ कंप्लीट। तो देखो हमने ये लिस्टिंग की है आपके सामने, तो हमारे सामने ये आपके कुछ और्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैंने बेसिकली 4 टाइप के और यहाँ पे लिख दिए आपके सामने, जो आपको यहाँ पे थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो पहला आपका ऑक्साइड सोर्स। ऑक्साइड सोर्स के अंदर क्या पाई जाएगी, आपकी मेटल के साथ ऑक्सीजन पाई जाएगी। जैसे आपका Fe2O3 है, इसका नाम होता है हेमेटाइट। क्या नाम होता है इसका, हेमेटाइट होता है, ये जो दिख रहा है आपको। दूसरा Fe3O4 होता है, दूसरा इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। क्या नाम होता है, मैग्नेटाइट। तो ये सबसे कॉमन है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बेस पर ही 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 आपको ये चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते समय सुबह मॉर्निंग वॉक करते टाइम आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने, तभी आपको ये पूरी तरीके से याद हो पाएंगे और ऑन फिंगर तभी होंगे आपको। ये तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, बाकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको खुद इस चीज़ को बार बार रिकॉल कराऊँगा हर लेक्चर के दौरान, तो वहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे Fe3O4 हो गया मैग्नेटाइट, SnO2 ये टिन होता है, इसका नाम होता है कैसेटेराइट, जिसको हम टिन स्टोन दूसरा नाम बुलाते हैं। TiO2 ये टाइटेनियम का ऑक्साइड है, जिसको हम रूटाइल के नाम से बुलाते हैं। Cu2O क्यूप्राइट होता है, दूसरा नाम रूबी कॉपर होता है। Al2O3.2H2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और भी है, क्योंकि इसका हम अलग से क्या लिखेंगे, इसकी अलग से प्रॉपर्टीज से हम डील करेंगे, किसका, बॉक्साइड का। उसके बाद है Al2O3, देखो इस यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है, आपका वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसका नाम होता है कोरंडम। जब वाटर प्रेजेंट होता है तब ये क्या बन जाता है, आपका बॉक्साइड हो जाता है। ठीक है, जब इसके पास क्या होते हैं, हाँ। उसके बाद जिंसाइड, इसका फॉर्मूला तो नहीं लिखा, इसका फॉर्मूला होता है ZnO, इसको क्या बोलते हैं, हम जिंसाइड बोलते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद है सल्फाइड और। सल्फाइड और में क्या मिलेगा, हमें सल्फर मिलेगा, तो PbS होता है, इसको गैलेना बुलाते हैं। HgS मरकरी का जो सल्फाइड होता है इसको बुलाते हैं हम सिनेबार। FeS2 ये होता है आयरन पायराइड्स होता है। CuFeS2 इसका नाम होता है कॉपर पायराइड्स, दूसरा नाम होता है चैल्कोपायराइड्स भी बुलाते हैं, चैल्कोपायराइड्स। Cu2S ये क्या होता है, कॉपर ग्लांस होता है। क्या होता है, कॉपर ग्लांस।
उसके बाद नंबर 3 होती है आपकी हैलाइड ओर, जिसमें आपका फ्लोरोक्लोरोब्रोमो होता है। तो वो कौन कौन सी है? मेनली यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन दिख रहे होंगे आपको, इससे तो आप शायद सॉलिड स्टेट में मिल चुके होंगे। ये NaCl होता है, जिसका और का नाम क्या होता है? रॉक साल्ट। उसके बाद है AgCl हॉर्न सिल्वर, ये सिल्वर का क्लोराइड है। KCl MgCl2.6H2O, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आगे आपसे पूछा जाएगा। कार्नोलाइट HCl MgCl2, जहाँ पर पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? सॉल्ट्स के साथ हाइड्रोलाइसिस होता है। उसके साथ यहाँ पर CaF2, जिसको हम फ्लोरोस्फर के बोलते हैं। AlF3.3NaF, क्या नाम होता है इसका? क्रायोलाइट होता है। ये सभी क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5, ये सभी आपके पास हैलाइड्स हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर, ये है आपके पास कार्बोनेट और, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो आपको दिख रही हैं ये सभी क्या है आपकी? कार्बोनेट ओर्स हैं। ये क्या है भाई? कार्बोनेट ओर्स हैं। तो कार्बोनेट ओर्स में पहला है आपका MgCO3, मैग्नीशियम का कार्बोनेट, मैग्नेसाइड बोलते हैं इसे। MgCO3.CaCO3, जब आपके कैल्शियम के और मैग्नीशियम दोनों के क्या बन जाते हैं, तब इसको क्या नाम बुलाते हैं हम? डोलोमाइट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डोलोमाइट। ZnCO3, इसको बोलते हैं हम कैलेमाइन। CaCO3, इसका तो नाम सुना हुआ आपने, लाइमस्टोन। उसके बाद PbCO3 सेरोसाइट बोलते हैं। FeCO3, इसको बोलते हैं सिडेराइट। क्या बोलते हैं? सिडेराइट। ठीक है। तो इसके अलावा और तो एक और है, वो भी लिखा देता हूँ मैं, दो और हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उनको भी बता देता हूँ। कौन सी आपकी? यही और हैं आपका, इसे में इंक्लूड कर देना आगे। वो है आपका है कार्बोनेट और है ये आपका CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मेलाकाइट ग्रेन, मेलाकाइट ग्रीन, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। उसके बाद 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है। ये होता है आपका एजुराइट ब्लू, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो ये हमारे पास मेनली सभी क्या होती हैं? कार्बोनेट ओर्स होती है। तो 4 टाइप के मैंने लिखा दिए हैं। इसके अलावा आपके पास 1-2 टाइप के और बचते हैं, उनका भी बता रहा हूँ। लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं आपके सामने। देखिए, देखो हमारे सामने अब मैंने 4 तो कवर करा दिए आपके लिए, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और आपका हैलाइड ओर। ये 4 टाइप के आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर 5वां आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ। 5वां है आपके पास नाइट्रेट ओर्स। नाइट्रेट ओर में आपको 2 ही ध्यान रखने हैं। एक तो ध्यान रखना आपको KCl, और दूसरा ध्यान रखना है NaNO3 और KNO3। इसको बोलते हैं हम पीटर सॉल्ट, और बेटर नाम होता है इसका इंडियन पीटर सॉल्ट। इसका नाम होता है चिले पीटर सॉल्ट। तो ये 2 साल्ट और है आपके पास, एक KNO3 और दूसरा कौन सा है? NaO3, जो कैसे होते हैं? नाइट्राइट और की फॉर्म में हमें मिलते हैं। एक चिली सॉल्ट पीटर और दूसरा कौन सा? इंडियन सॉल्ट पीटर। उसके अलावा भी एक और है, ये आपके कौन से थे? सल्फाइड ओर्स। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये आपके क्या हैं? सल्फाइड ओर। लेकिन दूसरे आपके सल्फेट ओर। क्या है? सल्फेट ओर। क्या है? सल्फेट ओर्स। तो सल्फेट और में आपको 2-3 ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है MgSO4.7H2, जिसका नाम होता है इप्सम सॉल्ट। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें PbSO4 का इसको बोलते हैं हम, रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा मिसमैच हो गया माइंड से। हाँ, वेरी गुड। इसको बोलते हैं हम एंजलेसाइड। क्या बोलते हैं? एंजलेसाइड। उसके बाद एक और ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान रखना है CuSO4.2H2O। इसको बोलते हैं हम जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। ये 3 ध्यान रखने हैं आपको, सल्फेट और, नाइट्रेट और, कार्बोनेट और, ऑक्साइड और, सल्फाइड और हैलाइड और। ये सभी आपके पास टाइप ऑफ और थी जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बता दी है।
अब इनको कवर करने के बाद में, किनको कवर करने के बाद में, इन सभी पॉइंट्स को कवर करने के बाद में अब हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने मेन चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है मेटलर्जी। तो यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे हम कि कैसे हमें कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं आखिर एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अर्थ क्रस्ट से, और उसको प्योरीफिकेशन तक के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, हमने ऑर्स को यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ अपने प्रिंसिपल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेनली अब यहाँ से आगे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंट रखिए। तो अब देखो, हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऊपर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ये तो आपको शायद पता भी होगा कि मेटलर्जी कहते किसे हैं, आप तो पता चल गया होगा ना। तो मेटलर्जी कहते किसे हैं? साइंटिफिक मेथड की हेल्प से जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो किसी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओर से, और वो प्लस के क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? मेटलर्जी बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे हम साइंटिफिकली प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल from its corresponding or economically। उसे क्या बोलते हैं हम? मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मेटलर्जी बोलते हैं। तो ये मेटलर्जी है आपकी, ये डेफिनेशन होगी। बार बार बोल रहा हूँ, अब जो ये मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का आपका मेटल है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी depends on the nature of metal to be extract। जो हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है उसकी कैसी प्रॉपर्टी है, कैसी नहीं है, उसके नेचर के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। अब जो आपके हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, और आपका ये सभी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसका नाम होता है एक्सट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया दिया था। सिंस आपको ये बाद में भी पता चल जाएगा कि हाई रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका यहाँ पे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी ऐसे एलिमेंट होते हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा होता है आपका
लो रिएक्टिव मेटल्स। कौन से वाले? लो रिएक्टिव मेटल्स। और तीसरे कौन से वाले? सॉरी, मॉडरेट लिखो नीचे पहले, मॉडरेट। मॉडरेट समझ जाना आप, मॉडरेट हो जाते हैं। और लास्ट वाले हैं आपके लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स। जो आपके मॉडरेट टाइप के मेटल्स होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट बाय पायरो मेटलर्जी। पायरो का मतलब होता है जहाँ पर हम हीट का यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग और से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यही क्या कहलाता है आपका, पायरो मेटलर्जी कहलाता है। इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं आपके जितने भी आपके मॉडरेट एलिमेंट, जैसे आपका आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम होगा, ये सभी एलिमेंट्स किसको फॉलो करते हैं, पायरो मेटलर्जी स्टेप को फॉलो करते हैं। तीसरा होता है आपका लो रिएक्टिव मेटल। ये बेसिकली फॉलो करते हैं एक्सट्रैक्ट बाय हाइड्रो मेटलर्जी, एक्सट्रैक्ट बाय हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है, जहाँ पर हम एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एक्वा सॉल्यूशन का यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को उनके कॉरस्पॉन्डिंग और से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो क्या कहलाती है आपकी हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब ये क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। तो इनको हम यूज़ निकालते हैं किससे, हाइड्रोमेटलर्जी से निकालते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया गोल्ड हो गया और आपका सिल्वर हो गया, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, आपके हाइड्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बाहर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला। और मेनली हम जो इस चैप्टर में डील करेंगे वो डील करेंगे अपने मॉडरेट टाइप ऑफ मेटल को, जिनको हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, पायरोमेटलर्जी से बाहर निकालते हैं। तो पायरोमेटलर्जी के ऊपर बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं और डिफरेंट हमारे थ्योरम रूल्स भी हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डील करने हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप कॉपी कर लीजिए। जैसे कैल्शियम भी हो गया, इसमें एग्जांपल कैल्शियम भी लगा लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस को फॉलो करवाते हुए हम इस हाई रिएक्टिव टाइप ऑफ मेटल्स को बाहर निकालते हैं। कॉपी करिए एक बार। तो देखो, अब हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप हमें अपने मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन के दौरान देखने को मिलते हैं। तो हमारा पॉइंट है यहाँ पर प्रोसेस ऑफ मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला है आपका कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग। पहला पॉइंट है आपका कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। और थर्ड पॉइंट है आपका कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into ऑक्साइड। और नंबर 4 है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल। और फाइनल आपके पास रिफाइनिंग। 5 आपके पास मेथड्स होते हैं जो हमें हमारी मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करने आपने पहले से, जिसका नाम है आपका कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग। कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रश मतलब तोड़ना। क्रश का मतलब क्या होता है, तोड़ना। और ग्राइंड मतलब पीसना।
तो हम क्या करते हैं, हमने कोई भी किसी भी जगह मिला और हमने माइनिंग की, माइनिंग मतलब खोदने के बाद में हमें चट्टान मिली और हमें पता है कि उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है और उसके अंदर जिस मेटल को हम चाहते हैं वो मेटल भी आपका प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्रश करेंगे उसको। क्या करेंगे, क्रश करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज converted into powdered form by मिल। हमारे पास चक्कियाँ होती हैं कुछ इस टाइप की, हमारे पास डिस्क होती हैं, उन डिस्क की हेल्प से क्या करते हैं, यहाँ पर हम ग्राइंडिंग करते हैं। ऊपर इस टाइप का लगा होता है, ठीक है, ये कंपार्टमेंट। ऊपर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर चट्टान रख देते हैं, जिसको क्या करता है, रोटेट होती है आपस में और हमें क्या मिलता है, पाउडर्ड और मिल जाती है। यहाँ क्या मिल जाती है, पाउडर्ड और मिल जाती है। क्या मिल जाती है भाई, पाउडर्ड और। तो हमने क्या कर लिया है, उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, पाउडर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। समझ में आ रही है बात। अब जब हमने उसको पाउडर्ड में अंदर कन्वर्ट कर लिया है तो यहाँ पर उसके अंदर और भी होगी और साथ में क्या होंगे, उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। क्या होंगी, इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। दोनों क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। अब जो हमारे पास पाउडर्ड और मिली है, दूसरा नाम इसको क्रस्टेड और के नाम से भी बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये क्रस्ट ही है, हमने क्रस्टेड और भी उससे बुलाते हैं। तो क्रस्टेड और के अंदर क्या होता है, और के पार्टिकल होते हैं, साथ में आपकी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़। अब इन क्रस्टेड और के अंदर से और पार्टिकल्स को इम्प्योरिटी से कैसे अलग किया जाए, ये हम सेकंड मेथड के अंदर देखते हैं, जिसका नाम है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो हमारा सेकंड पॉइंट है मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन का, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या है सेकंड पॉइंट भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। आखिर हम कैसे गैंग पार्टिकल को, जो हमारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनको किस नाम से बुलाते हैं हम, गैंग पार्टिकल। किस नाम से बुलाते हैं, गैंग पार्टिकल बुलाते हैं। तो हमारे पास जो ओर है, जो हमारी क्रस्टेड ओर है, क्या है, क्रस्टेड ओर है, इसके अंदर दो टाइप की चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास ओर पार्टिकल हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, क्या है, ओर पार्टिकल, और साथ में क्या है हमारे पास, इम्प्योरिटीज़। क्या है, इम्प्योरिटीज़। क्या है, इम्प्योरिटीज़, जिनको हम प्यार से बुलाते हैं गैंग। क्या बुलाते हैं, गैंग पार्टिकल। क्या बुलाते हैं भाई, गैंग के पार्टिकल किसको बुलाते हैं हम, इन इम्प्योरिटीज़ को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को बुलाते हैं, जिनका नाम क्या होता है, गैंग पार्टिकल्स। क्या नाम होता है, गैंग पार्टिकल्स होता है। समझ में आ रही है बात आपको, हाँ बिल्कुल। तो गैंग क्या होते हैं, गैंग वो पार्टिकल होते हैं अनवांटेड सिलिशियस। इनके अंदर क्या होता है, सिलिकॉन के क्या होते हैं, सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं। सिलिका मतलब मिट्टी होती है इस टाइप की, है ना। तो सिलिशियस कंपाउंड्स एंड अदर impurities उनको क्या बोलते हैं हम, उनको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो ये आपकी गैंग की डेफिनेशन है। गैंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि अनवांटेड सिलिशियस कंपाउंड एंड अदर इम्प्योरिटीज़ या फिर पार्टिकल, जिनको क्या बोलते हैं हम, गैंग बोलते हैं, गैंग पार्टिकल। क्या बोलते हैं भाई, गैंग पार्टिकल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहता है सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ और
फ्रॉम गैंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। उसे क्या बोलते हैं बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं इसी प्रोसेस को। तो आपको पता चल गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, पता चल गया ना? हाँ। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर दो टाइप की आपकी क्या है, एक तो और पार्टिकल है जो चाहिए हमें, इम्प्योरिटीज हमें नहीं चाहिए। तो किसी तरीके से जो हमारी क्रस्टेड ओर है जिसके अंदर और पार्टिकल और इम्प्योरिटीज हैं, दोनों के अंदर से दोनों को अलग अलग करना हमें, यानी कि तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं, ये बाहर चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और पार्टिकल को हमें कलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो देखिए आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। पहला आपके पास फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड्स। इसका एक ही टाइप है जिसको हम लीचिंग के नाम से बुलाते हैं, इसके नाम से बुलाते हैं लीचिंग, ठीक है। यहाँ पे इसके टाइप एक दो टाइप हैं जिनको मैं लिस्टेड कर रहा हूँ यहाँ पे। एक है आपका यहाँ पर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरा है आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और तीसरा है अपने पास जिसको नाम बुलाते हैं हम फ्लोटेशन मेथड। तो ये तीन टाइप के हमारे पास फिजिकल मेथड है, एक केमिकल मेथड है जिसका नाम है लीचिंग, तीन आपके ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्लोटेशन मेथड। कॉपी करिए। फिर देखो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसका नाम है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या नाम है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सॉरी, ये तो हमने इरेज करना है। अब हम देखते हैं फिजिकल मेथड है, उनसे स्टार्ट करते हैं अब हम, है ना। तो हमारे पास फिजिकल स्टेट का जो पहला मेथड है इसको हम ऐसे डालते हैं जिसका नाम है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अच्छा एक चीज़ बताइए, ग्रेविटी का मतलब होता क्या है ना। ग्रेविटी का नाम जहाँ पे आ जाता है आप सोचते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, आपके जो मास होता है, डेंसिटी होती है, तो वही इसका जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है, इसका प्रिंसिपल कहता है डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स और आपके और जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी, उसके मास के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब वो कैसे, देखो जैसे मान चलो हमारे पास इसको यूज़ किया जाता है जनरली ऑक्साइड ओर्स के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑक्साइड ओर। तो ऑक्साइड ओर होती हैं वो कैसी होती हैं? हैवी होती हैं। जबकि इनके अंदर जो सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ होती हैं
इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, लाइट कलर की। कैसी होती हैं, लाइट कलर की, जो वाटर की सरफेस पर आसानी से फ्लोट कर सकती है ना। उसका मतलब ये है लाइट का मतलब, है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट बना रहा हूँ मैं सिंपल ऐसा। यहाँ से आपका इस टाइप का, यहाँ से हम प्रेशर के साथ क्या पास करते हैं, वाटर पास करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया आपका जो क्रस्टेड ओर है, मैंने यहाँ पर डाल दिया आपका क्रस्टेड ओर। और इस क्रस्टेड ओर के अंदर आपके जो पार्टिकल हैं वो किसके हैं, आपके पार्टिकल हैं किसके, ओर के पार्टिकल, और साथ में कौन है आपके, सिलिशियस इम्प्योरिटी है। एज्यूम करो कि यहाँ पर जो मैंने ये सर्किल से मतलब छोटे छोटे दाने से बनाए, ये आपके ओर के पार्टिकल्स हैं, और साथ में जो ये नीचे है आपका क्या है, सिलिशियस इम्प्योरिटी है। तो होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे पानी फिलअप करोगे, मैंने यहाँ पे पानी फिलअप कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे पानी फिलअप किया तो देखो प्रेशर के साथ यहाँ पर जो आपका पानी है वो ऊपर तक फिल हो जाएगा। जैसे ऊपर तक फिल हो जाएगा तो जो और के पार्टिकल हैं वो तो क्या पानी के अंदर हैवी वेट रखते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे सभी, क्योंकि सरफेस तक जाएंगे, क्योंकि ये इनकी डेंसिटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है, तो एक जगह हो जाते हैं ये, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये आपकी इस सरफेस पर आके इकट्ठा हो जाती हैं, ऊपर फ्लोट करने लग जाती हैं, किस पे, यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आ जाती हैं तो देखो और के पार्टिकल अलग हो गए और आपके किसके पार्टिकल अलग हो गए, ये लाइट और हैवी वेट के जो पार्टिकल हैं ऑक्साइड्स और सिलिशियस इम्प्योरिटीज, वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। सिलिशियस इम्प्योरिटीज ऊपर आ चुके हैं, जबकि ये कहाँ चुके हैं, सेटल हो चुकी हैं बॉटम के अंदर। कहाँ पे, बॉटम के अंदर। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम, देखो सेपरेट हो गया ना, इसी को बोलते हैं हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, है ना। दूसरा इसका टाइप पूछ लेता है कभी, है ना, विल्फी मेथड होता है। क्या होता है, विल्फी मेथड। विल्फी मेथड क्या कहता है, ये भी इसी बेस पर काम करता है। एक स्लैंट सरफेस लिया मैंने, यहाँ पे क्या होते हैं, नेट्स लगे होते हैं, नेट्स, है ना, नेट्स जैसे छलने होते हैं, जैसे आपने अनाज निकलता हुआ देखा होगा ना, तो इस टाइप के क्या होते हैं, ये होते हैं, है ना। तो ये भी सिंपल है आपका। यहाँ पर भी आप कोई क्रस्टेड ओर रख लेते हो, यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं ये टकराते हैं इस नट से, इस नट से, इस नट से, तो फाइनली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड और आपकी जो गैंग के जो पार्टिकल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। विल्फी मेथड एक तरीके का चलना होता है, छलना, है ना, छलना, जिसको हम छलना बोलते हैं। देसी अगर आप व्यक्ति हो, अगर आप बिलोंग करते हो गाँव से, तो वहाँ पर आपने इनका यूज़ बहुत इसी तरीके से देखा होगा। नहीं देखा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मेनली आपको ये ध्यान रखना है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका प्रिंसिपल कहता है कि गैंग की और आपके और के पार्टिकल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, उनमें डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। तो ये पता चल गया आपको, तो सिंपल है ना बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख देना, थोड़ा सा आपको इन फ्यूचर ध्यान रहेगा। कैसे लिखोगे, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर concentration of ores or is based on the differences in the gravity of ore and gangue particles. Since powdered ore is aggregate with running steam of water, पानी की धारा के साथ क्या हो जाता है, पाउडर और बहने लग जाती है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंस यहाँ पे आपका कौन सा प्रोसेस काम में लिया जा रहा है, मतलब वाटर का यूज़ हो रहा है ना,
तो इसको हम हाइड्रोलिक मेथड ही बोलते हैं, है ना, हाइड्रोलिक मेथड। बहुत से लोग इसको हाइड्रोलिक मेथड ही बोलते हैं, या फिर बहुत से हाइड्रोलिक वाशिंग के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? हाइड्रोलिक वाशिंग, हाइड्रोलिक वाशिंग के नाम से। तो ये है आपका फिजिकल मेथड का पहला टाइप, जिसका नाम है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। सेकंड कॉपी कर लिया ये? हाँ कर लिया होगा आपने। अब है आपका सेकंड वाला। कौन सा वाला है? सेकंड वाला। सेकंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं एक बार कि क्या है क्या नहीं है वो। हाँ, अब दूसरा है आपका फिजिकल टाइप, जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मतलब यहाँ पे किसका यूज करने वाले हैं हम? मैग्नेट का। किसका? कहीं ना कहीं कहाँ पे इस जो ये आपका मेथड है कॉन्सेंट्रेटेड और गैंग के पार्टिकल को अलग करने का, इसका जो बेसिक है वो बेस है वो क्या है आपका? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो कैसे आपको समझाते हैं थोड़ा सा। पहली चीज़ इसका प्रिंसिपल, कि इसका सिद्धांत क्या कहता है ना। प्रिंसिपल कहता है इसका कि डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स, मतलब और पार्टिकल और गैंग पार्टिकल की दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। या तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें वन ऑफ द और हो, या फिर क्या हो? गैंग, वन ऑफ और एंड गैंग इज मैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक इन नेचर। और पार्टिकल में से या फिर किस में से? गैंग पार्टिकल में से एक क्या होनी चाहिए आपकी? मैग्नेटिक होनी चाहिए नेचर के अंदर। तो तभी आपका ये प्रिंसिपल फॉलो होता है, ये मेथड फॉलो होता है। तो देखिए बड़े ध्यान से कैसा आता है। यहाँ पे 2 डिस्क बनी होती हैं इस टाइप की, है ना। ये 2 डिस्क बना ली मैंने। इस टाइप की क्या होती है? ये डिस्क होती है ना, व्हील्स होते हैं ये, है ना। तो एक को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे मैग्नेटिक व्हील। कैसा व्हील है अपना? ये मैग्नेटिक व्हील है। दूसरा आपका कैसा होगा? नॉन मैग्नेटिक व्हील। जो ये व्हील लिया मैंने वो कौन सा है? नॉन मैग्नेटिक व्हील। तो देखो इसको हम कनेक्ट करते हैं एक कन्वेयर बेल्ट से, है ना। ये कन्वेयर बेल्ट मैग्नेटिक नहीं होती है, सिंपल वैसी होती है जैसा हम चमड़े की समझ लो इस टाइप की। ये आपकी लेदर बेल्ट होती है, या फिर इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो होता क्या है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसे, पूरी तरीके से आई नहीं है ना। इस टाइप से कवर कर लेना। आप समझदार हो, समझदार को इशारे ही काफ़ी होते हैं। 2 व्हील्स को किसके थ्रू कनेक्ट कर दिया हमने? कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्ट कर दिया है? कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। तो जैसे ही हम कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे, इधर की साइड देखो, ये आपका यहाँ पे लेते हैं हम हुपर समझते हैं आप? हुपर। यहाँ पे हम क्रस्टेड ओर लेते हैं। क्या लेते हैं? क्रस्टेड ओर। क्रस्टेड ओर जो हमारे जिसके अंदर गैंग के पार्टिकल हैं, और दूसरे कौन से पार्टिकल हैं आपके? बना ही देता हूँ, ठीक है। ये गैंग के पार्टिकल हैं और सिलिशियस इम्प्योरिटीज हैं। कुछ इसके अंदर सिलिशियस इम्प्योरिटीज हैं और कुछ हैं गैंग के पार्टिकल। तो जैसे ये रोटेट होते हैं व्हील्स, है ना, तो क्या होता है? ये आपका नॉन मैग्नेटिक व्हील है। जैसे यहाँ से आपके दोनों पार्टिकल्स होते हैं, दोनों पार्टिकल कौन कौन से?
ये पार्टिकल, और के पार्टिकल, और दूसरे कौन से, गैंग के पार्टिकल, कौन से, गैंग के पार्टिकल। ऊपर ये इसके ऊपर चलते जाएंगे, बेल्ट के ऊपर चले जाएंगे, है ना। जैसे ये मैग्नेटिक व्हील के कांटेक्ट में आती हैं, कौन से, गैंग के पार्टिकल और दूसरे कौन से, गैंग के पार्टिकल और के पार्टिकल। तो क्या होता है, देखो सीन्स आपका, मैं मान लेता हूँ, मैंने एज्यूम तो किया नहीं है, और के जो पार्टिकल हैं वो मैग्नेटिक है नेचर के अंदर, क्या है, मैग्नेटिक नेचर। ऐसा नहीं है कि ये मैग्नेटिक रहेंगे हमेशा, ये आपके नॉन मैग्नेटिक भी हो सकते हैं, मैं एज्यूम करके देख रहा हूँ। दूसरा आपके गैंग के पार्टिकल, अगर ये मैग्नेटिक होगा तो इम्प्योरिटीज कैसी होंगी, नॉन मैग्नेटिक, कैसी होंगी, नॉन मैग्नेटिक। ये आपको मानना पड़ेगा, तभी ये प्रिंसिपल फॉलो होगा, अन्यथा दोनों मैग्नेटिक हो गए, दोनों नॉन मैग्नेटिक हो गए, तब हम इस मेथड को स्किप करेंगे, दूसरे मेथड की तरफ हम आगे प्रोसीड होंगे। देखो बहुत तेज़ी से ये क्या होती हैं, स्पीडली मूव करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम बढ़ेगा, तो यहाँ पे बहुत स्पीडली, अब ये नॉन मैग्नेटिक है नेचर के अंदर, अगर नॉन मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक व्हील के कांटेक्ट में आने पर इनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर, गैंग के पार्टिकल ऊपर। तो गैंग के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे स्पीड के साथ, है ना। और यहाँ पर मैं एक डब्बा रख लेता हूँ, इस डब्बे के अंदर क्या हो जाएंगी, वो अलग सेपरेट हो जाएंगी, है ना, किससे, हाँ। दूसरी ओर हमारे पास है मैग्नेटिक नेचर की आपकी और के पार्टिकल। तो ये और के पार्टिकल क्या है, मैग्नेटिक के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे इसकी सरफेस पर चिपक जाएंगे, रोटेट होगी इस टाइप से। जैसे ही रोटेट होगी यहाँ पर, जहाँ तक मैग्नेटिक व्हील का कांटेक्ट है वहाँ तक क्या होंगी, ये चिपकी रहेंगी नीचे तक। जैसे ही आपका इनका कांटेक्ट छूटेगा कन्वेयर बेल्ट के साथ, तो ये कहाँ पे फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, डाउन। और डाउन में क्या रख लेता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा डब्बा, जहाँ पे आपके और पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, किससे, गैंग पार्टिकल के। तो ये आपके और के पार्टिकल हैं, ये आपके क्या हैं, गैंग के पार्टिकल है, क्या है, गैंग के पार्टिकल है। तो हो गए ना। इस मेथड को ही क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हम अगेन समझा देता हूँ, दो व्हील लेते हैं, एक व्हील हमारा मैग्नेटिक होना चाहिए, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। मैंने एज्यूम किया कि जो आपकी ओर है वो मैग्नेटिक है नेचर के अंदर, जबकि गैंग के पार्टिकल क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। जैसे ही आपका ऊपर से मैंने क्या डाला, ओर को डाला, क्रस्टेड ओर को, जिसके अंदर दोनों पार्टिकल है सिलिशियस इम्प्योरिटीज, प्लस के क्या होता है आपका और पार्टिकल। और पार्टिकल को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कन्वेयर बेल्ट घूमी, कन्वेयर बेल्ट जहाँ तक घूमती रही, व्हील के कांटेक्ट में आने पर इन गैंग के पार्टिकल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इससे चिपकेंगे नहीं। क्यों नहीं चिपकेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक नेचर की नहीं है, ये नॉन मैग्नेटिक है। जैसे ये नॉन मैग्नेटिक है तो स्पीड के थ्रू मोमेंटम बढ़ेगा, तो ये स्पीडली क्या हो जाएंगी, अलग फेंक दी जाएंगी, और इनको हम दूसरे बीकर के अंदर, दूसरे किसी बर्तन के अंदर क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। दूसरी ओर जो और के पार्टिकल्स हैं ये चिपकते रहेंगे, मैग्नेटिक व्हील के कांटेक्ट में आएंगे, इससे चिपकेंगे। जहाँ तक मैग्नेटिक व्हील का कांटेक्ट रहेगा वहाँ तक ये क्या होंगी, चिपकते रहेंगी। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट यहाँ पे आई, तुरंत ही क्या होगा, ये इसकी सरफेस से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, और इनको हम अलग कर लेंगे। तो इसी टाइप से हम गैंग पार्टिकल और पार्टिकल को सेपरेट करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो ये आपके पास दो मैंने आज करा दिया आपके लिए। तो आई थिंक टाइम भी 1 आवर से ऊपर हो चुका है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। हाँ, छोटी सी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इसके कुछ एग्जांपल हैं जो आपको एक दो ध्यान रखने हैं, एक दो एग्जांपल है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, उनको मैं यहाँ पे आपके लिए लिखा रहा हूँ, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के एक दो एग्जांपल हैं जो आपको बता रहा हूँ। हमेशा आपका क्रस्टेड ओर के अंदर जो गैंग के पार्टिकल हैं वो हमेशा नॉन मैग्नेटिक नहीं होते। अब कौन कौन सी कंडीशन होती हैं वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं SnO2 का, किसका, SnO2 का। ये आपका नॉन मैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक। बताया था ना ये कैसा ऑक्साइड है, आपका टिन का ऑक्साइड है, टिन स्टोन बोलते हैं जिसे, है ना। ये आपका और है ये। इसके अंदर आपका जो ये नॉन मैग्नेटिक होता है, बताओ इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कैसी होंगी, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी बताओ। इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी आपकी मैग्नेटिक। कैसी होंगी, मैग्नेटिक। कैसी होंगी, मैग्नेटिक। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो होती हैं MnWO4 प्लस के FeWO4। W का मतलब टंगस्टन। आयरन और मैग्नीज की इम्प्योरिटीज होती हैं जो कैसी होती है, मैग्नेटिक नेचर की होती हैं, क्योंकि ये मेटल होते हैं, आपको पता भी होगा आपको, ठीक है। दूसरा, जहाँ पर आपके और क्या होती है, मैग्नेटिक होती है नेचर के अंदर,
इसका एग्जाम्पल है FeO.Cr2O3, जिसका नाम, ये कैसी आपकी मैग्नेटिक ओर, कैसी है मैग्नेटिक ओर। इसके अंदर बताओ इम्प्योरिटीज कैसी होगी, इम्प्योरिटीज, और इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है SiO2 की। ये कैसी होती है नेचर के अंदर, नॉन मैग्नेटिक। कैसी होती है, नॉन मैग्नेटिक। तो ये है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो आपके लिए मैंने बताया है। सिंस आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको आज का जो लेक्चर है उसका एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, क्या क्या हमने पढ़ा आज के दिन, क्योंकि कंप्लीट थ्रू आउट लेक्चर हमने जो कुछ पढ़ लिया होता है, हमें ये नहीं पता होता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक बार कोर कॉन्सेप्ट तो पता ही चल गया आपको। एट द लास्ट ऑफ द लेसन मैं आपको बता देता हूँ क्या हमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। सबसे पहले तो हमने आज हमने पढ़ा मिनरल्स। क्या पढ़ा, मिनरल्स के साथ साथ मैंने ओर्स की डेफिनेशन लिखाई। सभी ओर्स आपकी मिनरल्स होती हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते, ये आपको नोट ध्यान रखना था। दूसरा आपको मैंने टाइप ऑफ ओर बताए थे। क्या बताए थे, टाइप ऑफ ओर्स बताए थे। कितने टाइप बताए थे, आपका सल्फाइड ओर बताया था, नाइट्रेट ओर बताया था, सल्फेट ओर बताया था, ऑक्साइड ओर बताया था, हैलाइड ओर बताया था, और आपका सिक्स्थ कौन सा था, सिक्स्थ था आपका 1 2 3 कार्बोनेट ओर। ये हमारे पास 6 टाइप की क्या थी, ओर्स थी, जिनके साथ हमने डील किया। सिंस आपको यह भी पता होगा कि नेचर ऑफ ओर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की मेटलर्जी को हम फॉलो करते हैं, है ना। हाई रिएक्टिव के लिए हम किस मेथड को यूज़ करते हैं, उस मेथड का नाम क्या है, हाँ वेरी गुड। लो मॉडरेट के लिए पायरोमेटलर्जी और लो के लिए हाइड्रोमेटलर्जी। तो समझ में आई बात। उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, मॉडरेट वाले के लिए कैसा, हाँ मॉडरेट वाले के लिए कैसा भाई, पायरोमेटलर्जी। और तीसरा आपका कौन सा, हाइड्रोमेटलर्जी, जो किसके लिए होता है, गोल्ड और सिल्वर के लिए होता है जनरली हम। और इन्हीं को हम रटने वाली बात नहीं है, आगे के लेक्चर में हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे हर एक चीज़ को। तो आप इनको कॉपी कीजिए बड़े अच्छे तरीके से, तब हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका तीसरा रह गया है, तीसरा कौन सा रह गया है आपका, एक तो रह गया फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और सेकंड रह गया आपका केमिकल मेथड, जिसको हम लीचिंग बुलाते हैं। इन सभी को कंप्लीट करने के बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को भी हम सेकंड स्टेप को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हमें कंप्लीट करने हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस के, जिनको हम आगे करते रहेंगे। तो कल मिलेंगे आपसे, टिल देन बाय।